नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्या आपको लगता है कि यूपी बोर्ड साइंस पहाड़ जैसे मुश्किल है? क्या आपको ये भी लगता है कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डराती है? तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हम साइंस को रटेंगे नहीं, बल्कि साइंस को हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देसी अंदाज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम है नहीं कि मैं आपको वो सब क्वेश्चंस कराऊं जो आपके एग्ज़ाम में न पूछे। मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसके पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये कि ओजोन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आगे चलिए, देखिए ओजोन का फार्मूला O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यानी ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यह ऊपरी वायुमंडल में एक परत बनाती है, यह ऊपरी वायुमंडल में एक परत बनाती है, यानी वायुमंडल के समताप मंडल में एक परत बनाती है। यह पृथ्वी पर यह जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह पृथ्वी की सतह पर सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, यानी सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है, क्योंकि ये हानिकारक किरणें मनुष्य में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का एक लेयर पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत पृथ्वी पे रह रहे जीवों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह ओजोन परत जो होती है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला। मैं एकदम पीछे से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, जहाँ बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ते हैं मैं वहीं से स्टार्ट किया हूँ। ये है खाद्य श्रृंखला क्या होती है। प्यारे बच्चों, विभिन्न खाद्य श्रृंखला को जोड़ दिया जाए, यानी विभिन्न खाद्य श्रृंखला को अगर जोड़ दिया जाता है तो एक खाद्य जाल बनती है। पहला हेडिंग यहाँ है, द्विअपघटन अभिक्रिया क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को द्विअपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए, इसमें एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है। अब ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान कर करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए CuSO4 है, जब H2S दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो Cus और H2SO4 नए यौगिक का निर्माण करता है, इसी को द्विअपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। प्यारे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया कर जल तथा लवण का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, यही अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl यानी लवण का निर्माण करेंगे, इसके साथ साथ जल बनता है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। आगे चलिए, देखिए आपसे पूछ सकता है कि pH मान क्या है। किसी भी विलयन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की जो सांद्रता को बताता है वही उसका pH मान कहलाता है। pH की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने
किया था। आगे चलते हैं। देखिए पूछेगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये जितना टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी कहो उतना कमी है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या ऑक्सीकरण क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को त्यागा जाता है, इसी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या इसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ये वाला आप इक्वेशन देख ही रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एथिल अल्कोहल है और ये क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है। किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। आगे चलते हैं। दहन अभिक्रिया क्या है, कार्बन और उनके यौगिक को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, कह रहा है जब कार्बन और उनके जो यौगिक होते हैं जब वायु की उपस्थिति में इसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे ही दहन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जब कार्बन और उनके यौगिक को किसके, अब देखिए ये कार्बन के यौगिक हैं, जब इसको वायु की उपस्थिति में अब क्या करेंगे, जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऊष्मा, प्रकाश मुक्त होता है। इसी प्रक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए फिजिक्स का रंगदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पूछेगा ऐसे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है प्यारे बच्चों, इसे हल्के मत लेना। ठीक है, लिखा है एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं। बिल्कुल सही बात, ये आप जानते होंगे। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले विद्युतमय तार होता है जो कि लाल रंग का होता है। ये उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाने का काम करता है। यानी विद्युतमय तार जो होता है ये लाल रंग का होता है, जो उपकरण होते हैं उनको धारा पहुंचाने का काम करता है। दूसरा होता है उदासीन तार। कैसे होता है, काला होता है, यह उपकरण से धारा को वापस लेने का काम करता है। तीसरा होता है भूसंपर्की तार। ये हरे रंग का होता है, इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का एक मार्ग प्रदान करता है। उम्मीद है बात समझ में आया। देखिए तीसरा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र पर रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए 2 नंबर का पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक का नाम और आवरण उसका रंग के नाम बताइए। तो चलिए ये देखते हैं। ये आ गया पहले फ्लेमिंग का बाहेत का नियम, इसे बाद में, पहले ये देख लेते हैं उसके प्रश्न का उत्तर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर निम्नलिखित बल लगते हैं, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फिर से, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक में प्रवाहित धारा पर, चालक के तार की लंबाई पर, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर या चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक तार की लंबाई के साथ बने कोण के साथ। ये क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, बस ये केवल फैक्ट है, ये सब क्या है, ये फैक्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले, चालक में प्रवाहित धारा पर, चालक तार की लंबाई पर, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर या चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की लंबाई के साथ बने कोण पर। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तार प्रयुक्त होते हैं। एक धनात्मक तार होता है, एक ऋणात्मक तार होता है, एक उदासीन तार होता है। 3 तार। भाई धनात्मक तार जो होता है ये लाल रंग का होता है, जो ऋणात्मक तार होता है ये काले रंग का होता है, और जो भूसंपर्की तार होता है, जो उदासीन तार होता है, ये हरे रंग का होता है। तीनों तार के बारे में आप जान चुके हैं, ये पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिसेल क्या है। देखिए साबुन को जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर के गोलाकार साबुन की एक आणविक संरचना बनाते हैं। इसे ही मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसी मिसेल से हम वस्त्र की सफाई करते हैं और अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए इसका यूज हम साबुन का करते हैं।
आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, संक्षारण किसे कहते हैं? भाई जब कोई धातु जो है जब नमी या आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का आना, ये सब क्या है? संक्षारण है। ठीक है, क्या है? संक्षारण है। और संक्षारण से बचने के उपाय क्या है भाई? ग्रीस को लगा करके, ऑयल को लगा करके, ठीक है, ऑयल को लगा करके, पेंट को लगा करके हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। चलिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि और रासायनिक समीकरण को दीजिए। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, बुझे हुए चूने में कह रहा है बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। कह रहा है कि अब ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस, अब ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है? Cl2 है। तो यही कह रहा है कि जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तभी CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बनता है। और इसके साथ साथ क्या? जल भी बनता है। तो यही आपको लिखना है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है? जब बुझे हुए चूने में, फिर से देख लो रसूल्ला, बुझे हुए चूने में जब Cl2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तब CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। विरंजक चूर्ण का उपयोग है कि रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, पीने वाला जो पानी होता है उसमें जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि जो फालतू में मैं इसमें डाला हूँ। देखिए दहन अभिक्रिया क्या है, अभी पढ़ के आए हैं कि जब कार्बन या उनके यौगिकों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल उष्मा प्रकाश मुक्त होता है। इसी प्रक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है समझ रहे हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है। देखिए अगर हम आपको बताएं धातुओं की सक्रियता के आधार पर, जो भी धातु हैं उन्हें सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में आरोही क्रम में अगर सजा देते हैं तो इस प्रकार जो एक श्रेणी बन के तैयार होती है उसे ही हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रियाशील तत्व हैं, क्रियाशील धातुओं को या क्रियाशील तत्व को एक आरोही क्रम में सजाने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे केदारनाथ का माली, देखिए केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, ठीक है ना। अब देखिए हाई, यहाँ देखिए हाई करंट है आपका। तो इस तरीके से अब देखिए अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव तत्व की बात करें तो पोटेशियम होता है, और सबसे कम रसगुल्ला बात करें तो Au गोल्ड होता है। बात समझ आया? ये बात आपको याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन से अधिक, यहाँ देखिए हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम और कम सक्रिय कॉपर है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे सोडियम से अधिक क्रियाशील क्या है? पोटेशियम। मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम के देखा जाए, एल्युमिनियम को देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है हाई रिएक्टिव है एल्युमिनियम के अपेक्षा। अब देखिए मानव हृदय की बात करते हैं। मानव हृदय की बात करते हैं, देखिए सिंपली तौर पे ये है कि मानव हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है जो गुलाबी रंग का होता है, हल्का लाल गुलाबी रंग का होता है। यह वक्ष भाग के बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। यह लगभग 300 ग्राम का होता है। चलिए यही पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। हमारे शरीर में वक्ष भाग में बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ बंद मुट्ठी के आकार लगभग 300 ग्राम का एक लाल रंग का होता है जिसे हम हृदय कहते हैं। हृदय एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम 2 परतों का होता है। एक हृदय से जुड़ा होता है, दूसरा बाहर की ओर स्थित होता है।
हृदय जो है एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जो लगातार धड़कता रहता है, जिसे ये क्या करता है? धड़कता रहता है, जिसकी वजह से ये ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। पास में आया? इसे मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय के अंदर की परत एंडोकार्डियम, अंदर की जो परत होगी उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। अब यहाँ से सबसे रंगदार प्रश्न बनता है, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी 4 चैम्बर में बटा होता है। एक दायां अलिंद होता है, दायां निलय होता है, और बायां अलिंद होता है, और बायां निलय होता है। अलिंद और निलय का वाल्व देखिए, अलिंद और निलय में वाल लगे होते हैं जो एक ही दिशा में निलय की ओर खुलते हैं। इनसे रक्त अलिंद से निलय में तो जा सकता है, परंतु यह उल्टा प्रवाह को रोकता है। तो यानी वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व का काम होता है, यह ब्लड के उल्टे प्रवाह को रोकता है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है ना कि अलिंद और निलय में वाल लगे होते हैं जो एक ही दिशा में निलय की ओर खुलते हैं। इनसे रक्त जो है अलिंद से निलय में तो जा सकता है, परंतु निलय से अलिंद में नहीं जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है? हृदय का कार्य पंप के रूप में। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। इसकी दो साइडें एक साथ काम करती हैं। इसकी 2 साइडें जो होती हैं एक साथ काम करती हैं। इसमें एक और महाशिरा होता है जिसे वेना कावा कहते हैं, और एक में प्लुमोनरी धमनियों द्वारा रक्त आता है। यह रक्त अलिंद से निलय में जाता है एवं प्लुमोनरी धमनियों द्वारा फेफड़े में पहुंचाया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर रक्त शुद्ध हो जाता है एवं प्लुमोनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में लौट आता है और यहाँ से निलय में आता है, जहाँ से धमनी यानी एओर्टा द्वारा अन्य धमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। देखिए, ओजोन परत के बारे में आप जान चुके हैं। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। यानी वायुमंडल जो होता है प्यारे बच्चों, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकता है। अगर ये न रहे तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी। जब पृथ्वी पर आ जाएंगी तो पृथ्वी पे आने से मनुष्यों को कैंसर जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ है। मेरे कोचिंग की एक लड़की बनाई हुई है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाती है। ठीक है ना? देखिए, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट है। ऐसे ही आपको बना के जाना है, ठीक है? अब देखिए, ये है क्या है? ये नीले की भित्तियाँ होती हैं, मोटी होती हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीले की भित्तियाँ प्यारे बच्चों मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि हृदय को रुधिर को पंप करना होता है, पूरे शरीर में पहुंचाना होता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है हृदय 2 पार्ट में क्यों बटा होता है? तो 2 पार्ट में इसलिए बटा होता है क्योंकि एक में शुद्ध रुधिर बहता है और एक में अशुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए 2 पार्ट में बटा होता है। तो एक काम आपको ये याद करना है। दूसरा काम है कि नीले की भित्तियाँ मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि हृदय को रुधिर को पूरे शरीर में पंप करना होता है, इसलिए ये मोटी होती हैं। आगे चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तु अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के रोग को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये है डायग्राम। अब देखिए, ये व्यक्ति का पहले आँख है, ये आँख है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये रेटिना यहाँ है,
रेटिना यहाँ है, लेकिन व्यक्ति का रेटिना जो होता है, देखिए ये नेत्र की गोलाई बढ़ गई है, नेत्र की गोलाई बढ़ गई है। और जब नेत्र की गोलाई बढ़ जाएगी तो रेटिना यहाँ चला आएगा। देखिए भाई यही गोला है, पहले देखिए ये रेटिना यही है, जब नेत्र की गोलाई बढ़ जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। अब देखिए रेटिना आ गया पहले, जब रेटिना पहले आएगा तो वस्तु पहले बनेगी, यानी निकट की वस्तु दिखाई देगी, परंतु यहाँ की वस्तु दूर दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष में यही तो होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र की गोलाई बढ़ जाती है। बात समझ में आया? यही बोला है कि निकट दृष्टि दोष में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और यही वाला लल्लू, यही वाला डायग्राम आपको बना के जाना है, ये वाला। अब देखिए जब ये रोग हो जाएगा तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे होगा? तो देखिए निकट, जैसे लास्ट में ए आ रहा है ना, तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे के प्रयोग करने के लिए डॉक्टर साहब सलाह देते हैं। तो यहाँ लग गया अवतल। अब जब अवतल लग गया तो ये प्रकाश की किरणों क्या करेगा? यहाँ पहुँचा देगा रेटिना पे। और जब रेटिना पे पहुँचा देगा तो जब यहाँ पहुँच जाएगा तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुएं दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। अब देखिए तुरंत ये भी देख लेते हैं, वायुमंडल में वायु के, देखिए वायुमंडल में वायु के जो कण हैं, वायु के जो अणु हैं, अन्य सूक्ष्म कणों की साइज प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में या कि प्रकाश की अपेक्षा नीले, यानी नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णित अधिक प्रभावी होता है। और लाल वर्ण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की तरंगदैर्घ्य की प्रबलता के साथ प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है ना? आगे चलिए, देखिए ये है सवाल, यही है सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। दिया है नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार में 6 नंबर का है। देखिए 6 नंबर का पूछा है, 18 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। चलिए इस सवाल को लगाया जाए। देखिए ये है प्यारे बच्चों, दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, यहाँ ये है कि ये आपको जो 10 दिख रहा है और ये 40 दिख रहा है, तो ये किस क्रम में है? तो ये लिखेंगे 10 ओम, ऐसे लिखेंगे हल 10 ओम 40 ओम, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तब 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी R1 का मान ये हो गया, R2 का मान ये हो गया, तो 1/10 1/40 हो गया। जब 1/10 1/40 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आने के बाद 4 1 5 हो जाएगा, 5/40 हो जाएगा। और जब 5/40 हो जाएगा तो 5 एकम में 5, 5/40 कटेगा, तो यानी ये आ जाएगा। और जब ये मुझे केवल R चाहिए तो इसका 1/1 जो R है इसका उल्टा हो जाएगा तो R हो जाएगा, और उधर 1/8 है इसका उल्टा हो जाएगा तो 8, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 8। ये पहला बात समझ में आया? यानी प्यारे बच्चों ये दोनों मैंने जब सॉल्व किया, ये जब सॉल्व किया तो इसके जगह पे आ गया कितना? 8 ओम आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 30 60, देखिए 20, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए फिर से 20 हुआ, पेन को चेंज कर लें। देखिए यहाँ 20 हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ। जब ये वाला समांतर क्रम में जुड़ा था तो क्या ये वाला समांतर क्रम में नहीं जुड़ा है? जुड़ा है, यानी 20 है, ये 30 है और 60 यह भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यानी इन्हें भी लिख देंगे 1/20 धन 1/30 धन 1/60 लिख देंगे। तो इसे भी हल करेंगे तो जैसे ये दोनों मिलकर के 8 आया, इसका भी कुछ मान आएगा कि नहीं आएगा? चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, फिर बता रहे हैं। देखिए इन तीनों को हल करने के बाद
ऐसे लिखने के बाद हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ लैसा मैसा निकालना है, बेसिकली कुछ करना नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 20 30 60 कैल्शियम 60 आ गया। 20 से 60 को करेंगे 20 3 आए 60 आ जाएगा। और 30 से करेंगे 30 दूना 60 आ जाएगा। और 60 से करेंगे 60 कम में 60 आ जाएगा। 3 2 5 1 6, 6 बटे हो जाएगा 60। ठीक है, 6 कम में 6 6 ढाई 60। तो 1 बटे R बराबर 1 बटे 10। तो R बराबर आ गया 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम आ गया। अब बताइए गुरु, अब बताइए फिर से मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, प्रॉपर आपको दिखाई देगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। देखिए यहाँ इसका मान आ गया रसगुल्ला 8 और इसका मान आ गया 10। तो बताइए ये एक लाइन में हो गया नहीं हो गया? अगर एक लाइन में हो गया तो हम कहेंगे सर ये दोनों अब हो गए हैं श्रेणी क्रम में। किस में हो गया? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो यानी 10 8 18 ओम मिल गया ना। आगे चलते हैं। तो ये 8 ओम, ये जो 8 ओम आया है, ये 10 ओम जो आया है वो श्रेणी क्रम में जुड़े, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो R बराबर हो गया 18 ओम। क्या हो गया? 18 ओम। तब परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध हुए? परिपथ में कुल 18 ओम प्रवाहित हुए। अब 18 वोल्ट की बात किया है तो V बराबर आप जानते हैं IR होता है। तब देखिए V 18 वोल्ट यानी इसकी जगह पर 18 हो गया। I धारा पता नहीं है लेकिन R तो पता चल गया कितना है? 18 है। कितना है? 18 है कि नहीं है? R क्या है? 18 है। तो यहाँ से 18/18 हो गया। तो 18/18 हो जाएगा। धारा कितना हो गया? 1 एम्पियर। कितना हो गया? 1 एम्पियर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लगाएंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। अपवर्तन को समझाना है। अपवर्तन को देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है एक बार दिमाग लगाएंगे। जब प्रकाश के किरणवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाला भैया, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो यही प्रकाश की जो किरणें होती हैं अपने रास्ते को बदल देती हैं, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ आप देखिए, ये है एक ग्राफ है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, तो जैसे ये सघन माध्यम है, ठीक है, अब ये विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर झुक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो ही तो बोला है, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की गति बदल जाती है। इस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की किरणें अलग अलग गति से यात्रा करने की अनुमति देता है। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। बस में इसी रोग को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर के दूर हट जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले एक सामान्य नेत्र है। अब नेत्र की गोलाई वहाँ बढ़ जाती थी। देखिए अभी नेत्र है, अभी लड़का पैदा हुआ है तो रेटिना पे बन रहा है, लेकिन लवंडा जब कुछ दिन के बाद मोबाइल देखने लगेगा तो इसकी नेत्र की गोलाई जो हो जाएगी वो घट जाएगी, ऐसे छोटी हो जाएगी। अब देखिए अभी तो यही बन रहा है, लेकिन अब इसका रेटिना अब यहाँ आ गया है। अब इस कंडीशन में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। इसी रोग को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके उपचार के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस से बने चश्मे के प्रयोग करने के लिए सलाह देंगे। तो देखिए ये रोग उत्पन्न हो गया। अब यहाँ उत्तल लेंस लग गया। अब व्यक्ति को अब ये जो फोकस है उसको रेटिना पर अपसरित कर देगा। अब व्यक्ति को निकट और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। इसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। डायग्राम बनैबा नाई तो कनपटिया लाल कह देगा, बना कायो। आगे मजाक कर रहे हैं, उतना चलेगा भाई। आगे देखिए, कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
देखिए तंत्रिका कोशिका क्या होती है, जिसे न्यूरॉन बोले हैं, ये 2026 के लिए गिफ्टेड है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की एक आधारभूत क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क की एक क्रियात्मक इकाई है जो सूचनाओं को एक तंत्रिका तंत्र कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ये एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है। अब एक्सॉन क्या करेगा, ये कोशिका काय से निकलती है। एक्सॉन जो होता है ये कोशिका काय से निकलती है। अब कहाँ निकलती है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए एक्सॉन जो होती है ये है कोशिका काय, तो ये कोशिका काय से ही एक्सॉन, देखिए ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन यहीं से निकलती है, देखिए निकल रहा है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि एक्सॉन जो होता है ये कोशिका काय से निकलती है तथा तंत्रिका टर्मिनलों पर समाप्त होने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है। अब देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स एक दूसरे तंत्रिका कोशिका से संदेश को प्राप्त करते हैं। तो डेंड्राइट्स जो डेंड्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कलेक्ट कर करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं। सिनेप्स भैया बहुत है इंपॉर्टेंट है भैया, यह एक जंक्शन की तरह कार्य करता है जब दो तंत्रिका के बीच में संवेदनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम बनाती है। अब कोशिका काय क्या है, ये सब मैं पढ़ा दिया। कोशिका क्या क्या है, इसे सोमा भी कहते हैं, कोशिका काय को सोमा भी कहते हैं। इसी भाग में केंद्रक होता है। कोशिका काय डेंड्राइट्स तंत्रिका तक लाने का कार्य करता है और अच तंतु संदेश को भेजने का कार्य करता है, ये जुड़े होते हैं। और ये है डायग्राम, ये डायग्राम को तो बनाना पड़ेगा आपको, हजारों बार हम बनाए हैं, एक बार आप वो बना लीजिए, मज़ा आ जाएगा। हार्ट के बारे में वहाँ थोड़ा सा बताया है, यहाँ पूरा बता दे रहे हैं। देखिए हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। बस में अब देखिए यहाँ दायां अलिंद जो है ये सिराओं से अशुद्ध रुधिर को यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और दाहिने अलिंद में भेजता है, ठीक है, दाहिने निलय में भेजता है, निलय में भेजता है। दायां निलय जो होता है ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पंप करता है जहां रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है। आगे बायां अलिंद जो होता है इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं जो फेफड़े से प्राप्त करता है। और ये अब देखिए यही चीज़ों को हमने यहाँ बता रखा है। देखिए इसको समझ लेना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना टाइम तो है नहीं लेकिन फिर भी कलेजा काट के पढ़ावत नहीं ये है, ध्यान देना इसमें। ये है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है, यही चीज़ ये तो ध्यान देना है, यही चीज़ ये भैया ध्यान देना है। ये है आपका शरीर, शरीर से प्यारे बच्चों अशुद्ध रुधिर निकलता है, किससे, सिराओं के माध्यम से। ये सिराएं जो होती हैं अशुद्ध रुधिर को ले जा कर के, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका हार्ट, क्या है, ये आपका हार्ट है, ठीक है ना। अब ये जो है ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो शरीर से जो खराब खून होता है सिराएं ही इसे लेकर के कहाँ जमा कर देती हैं, यहाँ जमा कर देती हैं। इसका नाम क्या है, दायां अलिंद है। क्या है, दायां अलिंद में। दाएं अलिंद से यहाँ वाल लगा होता है, इस वाल से चली जाती है कहाँ, दाएं निलय में आ जाती हैं। दाएं निलय से ये पुलमोनरी महाधमनी के द्वारा, ये पुलमोनरी, यहाँ से पुलमोनरी महाधमनी निकलती है, इसी के द्वारा ये खराब खून चला जाता है कहाँ, फेफड़े के पास। अब फेफड़े के पास आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में गैसों का आदान प्रदान होता है और यहाँ पर जो ब्लड होता है, जो खून होता है, पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तब यहाँ से निकलती हैं पुलमोनरी सिराएं, कहाँ से, फेफड़े से पुलमोनरी सिराएं निकलती हैं और यही शुद्ध रुधिर को लेकर के
आती हैं। आने के बाद दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, यहाँ ये दायां है, ये बायां है, ये बाएं अलिंद में ला करके ओपन कर देती हैं, खोल देती हैं। ठीक है। फिर यहाँ से निलय में आता है, और निलय में आने के बाद यहाँ से महाधमनियाँ निकलती हैं, और इसी महाधमनी से तमाम धमनियाँ निकली होती हैं, तब ये शुद्ध खून को फिर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर देती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर का पंप होता है। चलिए आगे। ये है घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बना करके बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन को स्किप मत करना, पढ़ के बढ़िया से जाना। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ को, जो विद्युत परिपथ होता है उसे खंभों या केबल से अपने घरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक तार विद्युतमय तार होती है, यानी धनात्मक तार होती है, जो लाल रंग का होता है। ठीक है, इस पे विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। और दूसरा तार भैया उदासीन तार होला, जमन काले रंग का होता है। इन दोनों तारों के मध्य में 220 वोल्ट का झटका लगता है, 220 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब ये है युक्ति है, प्रवाहित होता है, और इन्हीं तारों को हम घर के विभिन्न उपकरणों में ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना देंगे। यहाँ इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से आपको बना देना है। ठीक है ना, यहाँ ऐसे बना देना है। उम्मीद है आपको दिख रहा है, आप इस तरीके से बना दोगे। देखिए, भू संपर्क तार पर हरे रंग का आवरण होता है। इसे घर के पास की भूमि की गहराई में ले जाया जाता है, और इस तार का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी आदि की सुरक्षा के लिए ये काम किया जाता है। भाई, इसमें इन उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को आघात नहीं पहुंचता है, मानो झटका नहीं लगता है। अतिभारण क्या होता है? जो विद्युतमय तार होता है, ये उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने का अतिभारण होता है। अब देखिए आगे लघुपथन क्या होता है। लघुपथन क्या होता है भैया? लघुपथन कह रहे कि अतिभारण की स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन कहते हैं। अब फ्यूज क्या होता है? फ्यूज विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपथन से होने वाली हानि से बचाता है। चलिए आगे देखिए, आज तक जितना पढ़ाया हूँ टोटल फंसेगा, क्योंकि मैं मेहनत से बहुत वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए फंसने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। मैं बहुत सोच विचार करके वीडियो को बनाता हूँ। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि ये प्रश्न आ गया है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करें? जैसे हल किए हो वैसे हल करना है। देखना ध्यान से। अब ये ध्यान देना कि यहाँ ये ध्यान देना, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, जो कि यहाँ लिखा गया है। और ये लगा 12 वोल्ट का झटका यहाँ है। अब चलिए देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, ये इनकी बात करते हैं। ठीक है, R2 और R3, ये R2 और 3 की बात करते हैं, तो ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हो कि 1/R बराबर क्यों बताइए ना, R1 + 1/R2। बस में ये होता है। तो अगर ये हो गया तो आगे देखिए, तो ये हो गया। इस तरीके से यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इसके नीचे और इसका मान यहाँ। तो 1/6 + 1/2, जब ये हल करोगे, देखिए 1/6 धन 1/2 को जब हल करोगे तो 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 से 6 के भाग देवा तो 1 बार जाई, और 2 की जब 6 दे देवा 2 3 6, और 3 1 कहना हो जाए 4, 4/6, 1 आधा 2, 1 आधा 3। बस में है 2/3 आएगा नहीं है, तो 2/3 आया। ये वैल्यू है किसकी? 1/R की है। तो R का चाहिए तो उल्टा, तो 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे। ये वैल्यू किसकी है? R की। जब इससे डिवाइड करोगे तो आएगा R का 1.5 आएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों हल हुआ है, तो इसके जगह पे एक मान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक मान आ गया, तब ध्यान देना, यानी उसके जगह पे यही आया 1.5। अब पहले से था 0.8। अब ये किस क्रम में है? तो ये तो क्रम में है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है?
श्रेणी क्रम में है। अगर प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में है तब R डैश प्लस R1 इन दोनों जोड़ेंगे तो ये वहाँ की कुल प्रतिरोध आ गया कितना, 2.3 ओम। कितना आ गया, 2.3 ओम। यही पूछा था। उम्मीद है सवाल को आप लगा लोगे यार, सवाल को आप लगा लोगे। आप बहुत गंदे बच्चे हो, मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो यार। आगे देखो भाई, कह रहा है कि परितंत्र क्या होता है। एक क्षेत्र के सभी जैव और अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। तो परितंत्र पता चल गया कैसे बनता है। जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक परितंत्र होता है और एक मानव निर्मित परितंत्र होता है। जो परितंत्र प्रकृति में ऐसे ही विद्यमान होते हैं जिनको भगवान ने बनाया है उन्हें प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। जंगलवा, सागर, झील आदि। बस में आया। अब मानव निर्मित परितंत्र क्या होते हैं कि वह परितंत्र जिसे मानव ने बनाया है उसे मानवीय परितंत्र कहते हैं या मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत, जलाशय और बगीचा। देखिए परितंत्र के घटक दो होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैविक घटक कहते हैं। जीवन किसमें, पेड़ पौधों में पाया जाता है, सूक्ष्म जीव जंतुओं में पाया जाता है। ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भैया उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं, जिनको भगवान ने बनाया है लेकिन वो निर्जीव है। देखिए वायु को मनुष्य बना सकता है नहीं, इसलिए अजैविक घटक है, लेकिन इसमें जान भी नहीं है। ऐसे सौर ऊर्जा भी है, ऐसे जल भी है, मृदा भी है, तापमान भी है और वर्षा भी है, नमी भी है आदि। ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चंस MCQ में भी पूछ सकता है। देखिए लाजवाब क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा है। पूछा है द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, पूछ लिया है उदासीनी अपक्रिया क्या है, फिर कह रहा है कि योगात्मक अपक्रिया क्या है। चलिए द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि दो अलग अलग परमाणु समूह आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान होता है या करते हैं। ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। अब ये आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान, यानी दो यौगिक जब अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं तो इसे ही हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। BaSO4 और NaCl। ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन अब एग्जाम आ गया है तो क्यों रटो भाई। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl और NaOH, ये अम्ल और क्षार दोनों मिला गुरु तो लवण और जल का निर्माण किया। अब देखिए अति महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रिया। देख भाई, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, उसे संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए आपको हंसी लाने के लिए हर एक लैंग्वेज यूज करना पड़ता है ताकि आप बोर ना हो। ठीक है ना। वैसे मैं सदैव आपकी भला ही चाहता हूँ। देखिए ये स्वपोषी पोषण क्या होता है, यानी वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, युगलीना आदि। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब पेड़ पौधे, देखिए पौधे मृदा, जल, खनिज पदार्थ का निरंतर अवशोषण करते रहते हैं। पौधे अवशोषित जल का लगभग 1% अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करता है। शेष जल पौधे के वायु भाग से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चिपको आंदोलन, चिपक के। देखिए यह आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया एक महाआंदोलन था।
इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा, जो हिमालय के गढ़वाली क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करते थे और उन्हें काटने से बचाते थे। यह आंदोलन वनों और वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन में यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधे की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन में यह उत्तराखंड की एक घटना है जिसमें लोग पेड़ों को काटते हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं होती थीं, वहाँ के जो लोग थे, वो पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा करते थे, जिसके कारण चिपको आंदोलन पड़ा। आज लोग पेड़ को काटने पे तुले हुए हैं। कोई पेड़ काटे, पुलिस से बता देना, ये काम तुम करना। कह रहा है कि मनुष्य के दोहरे प्रसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। इसमें रुधिर एक बार अंग से लौट आने पर रुधिर को वापस अंगों में जाने से पहले हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे कह रहे कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की संपदाएं या संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। भाई, पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन है, लोहा, लकड़ी, हेंतेल, लालटेन, जो भी कुछ है, वो क्या है, सीमित ही तो है। वो सीमित ही तो बढ़ थोड़ी रहे हैं, सीमित है। तो इसका मतलब ये है, उपलब्ध सीमित है। मानव जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, अतः इन संसाधनों का लगातार लोग दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अतः इन सब चीज़ों को मुझे या हम लोग को बचा करके रखनी चाहिए। यही प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण है। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए अगला कह रहा है कि पुनरुद्भवन क्या है। हाइड्रा प्लेनेरिया, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का छोटा छोटा भाग कर देते हैं, तो प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। ऐसी क्षमता को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। चलिए ऑक्सीकरण पे बोहनी करते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण, देखिए, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल को KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब एसिटिक अम्ल और जल का निर्माण होता है। यही तो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये भी देख लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एक क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ संकलित हो जाता है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। भर्जनमा क्या है? गर्जन नहीं, भर्जन। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गलनांक से निम्न ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों में परिवर्तन करना भर्जन कहलाता है। ये वाला आप याद रखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, बड़े की बात नहीं है। ये एक महाभारत की तरह सबसे बड़ा युद्ध है। क्लास 10th का एग्ज़ाम देना, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है, जब रोइला तो गईला। आगे कह रहा है कि ये देखिए, कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। लैंगिक जनन पर निबंध लिखना है। देखिए, आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है? पौधों या पादपों में नर व मादा जननांग होते हैं, ये तो बात सही है। पौधों के ये जनन अंग पुष्प और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को आवृत्तिबीजी या पुष्पी पौधे कहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। ज़्यादातर पौधे फूल में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प का नर अंग को पुंकेसर कहते हैं तथा मादा को हम स्त्री केसर कहते हैं। यह पौधे के नर युग्मकों के जनन में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। पुष्प के मादा अंग मंडप या कार्पल कहलाता है। यह पौधे के मादा युग्मक के बनने में मदद करता है। यह बीजांड में पाया जाता है। वाह वाह वाह। जब नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे से
निषेचन करके बीजांड के रूप में विकसित करता है तो बीज बनता है। बीज अंकुरित होकर के नए पौधे बनते हैं। स्त्री केसर की उपस्थिति में रसायन यह पहचान सकते हैं कि परागण अंकुरण के योग्य है या अयोग्य है। इसका मतलब ये स्त्री केसर के जो रसायन होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये जो परागकण आया है ये अंकुरण योग्य है। आवृत्तिबीजी पौधे में निषेचन के बाद क्या होता है भाई, निषेचन जब हो जाता फूलों में तो उनके, देखिए ये फूल है, अगर मैं फूल बनाना चाहूँ तो बनेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों कि मैं आपको एक फूल बना के दिखा दूँ। ये एक फूल है, मान जाइए, मान ला ललुआ, ये फूलवा हो लाला, ये फूल है, ठीक है ना। तो जब फूल पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो इसका बाह्य दल है और इसका दल है। तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद दल और बाह्य दल क्या होते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। पहला काम हो गया, ठीक है। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। देखिए भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। निषेचन के बाद युग्मनज अपने चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब यह युग्मनज अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा भागों में विभाजित होकर के निलंबन कोशिका जो बार बार विभाजित होकर के निलंबन का निर्माण करती है, अतः भ्रूण कोशिका का निर्माण करता है। भ्रूण कोशिका पहले 2 भित्तियों द्वारा 4 कोशिकाओं का, फिर एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 8 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इनमें ऊपर की ओर 4 कोशिकाएं प्रांकुर और बीजपत्रों का निर्माण करती हैं तथा नीचे की 4 कोशिकाएं मूलांकुर और बीजपत्र का निर्माण करती हैं। अगला देखिए, इसका मतलब भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए बीज का भी निर्माण हो जाता है। तो जो जो बताया हूँ वही आपको लिखना है कि मतलब निषेचन के बाद, चलिए ठीक है, निषेचन के बाद जो दल और जो बाह्य दल होता है ये दोनों सूख करके गिर जाते हैं। अंडाशय जो होता है ये फल में परिवर्तित हो जाता है। अब बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा तथा बीच वाली अंगुली प्रेरित दिशा धारा को व्यक्त करती है, यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। आगे दैनिक जीवन की इस परिघटना का व्यवहारिक रूप क्या है। देखिए अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए विद्युत जनित डायनोमो क्या है। तो विद्युत जनित डायनोमो यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनोमो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। दृष्टि धारा जनित डायनोमो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कह रहा है कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह कार्य सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर निर्भर है। अब इसका हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। अब सिद्धांत में क्या लिखवा, इधर लिखा, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर के गुजरने वाले चुंबकीय प्लस्क में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल और एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही, अब ये उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए ये मनुष्य के पाचन तंत्र जब बनाने के लिए देगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। मुंह हेडिंग होना चाहिए, ये यहाँ से यकृत आपको दिखाना चाहिए, ये इसके अंदर पित्ताशय है जहाँ पित्त इकट्ठा होता है, ये पाइप जो है ये ग्रसनी होता है और ये जो है ये ग्रास नली, ये आगे का है ग्रसनी और ये ग्रास नली है। और ये जो यहाँ से इस तरीके से ये दिख रहा है इसे हम आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय। और ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। आगे आगे देखिए ये जो होता है ये यहाँ है, ये गलत है, इसे हम बोलेंगे ये गुदा द्वार है। और ये जो है ये इसे हम बोलेंगे इसे अग्नाशय, ये बोलेंगे इसे
इसे बोलेंगे। अब ये बड़ी आंत हो गई, ठीक है, ये बड़ी आंत, और ये हो गई छोटी आंत हो गई, और ये रहा, ये यहाँ से ये, इसमें से ये दोनों जुड़ी होती है ना, ये अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए, ये इसका नाम है, इसका नाम मलाशय है। मलाशय भूल गया था, ठीक है ना, मलाशय है। आगे चलते हैं। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पूछेगा। पाचन तंत्र क्या है? पाचन का डेफिनेशन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र एक लंबी आहार नलिका होती है। इस आहार नाल में विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के भोजन पाचन होते हैं। पहला, भाई मुख क्या होता है? देखिए, आहार मुख द्वारा अंतर्ग्रहित अंदर डाला जाता है। अब मुख में स्टार्च यानी एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा को तोड़ते हैं यानी पचाते हैं। लार में एक एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है। अगला ग्रसिका है। यह भोजन में आमाशय के भीतर ढकेलने में सहायता करती है। अगला हेडिंग आमाशय आ जाएगा। आमाशय में एक अतिपेशीय अंग होता है। इसकी भित्तियां में मौजूद जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। स्वाहा। ये है, सॉरी, इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पाचक रस, एंजाइम, पेप्सिन, श्लेष्म होता है। छोटी आंत क्या होती है? आगे चलकर भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यह भाग छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है। इसमें वसा का इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सीकरण होता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन करता है। बड़ी आंत पे आते हैं। बड़ी आंत कह रहा है कि शरीर का यह भाग अनपचे भोजन से अधिकतर जल को सोख लेता है और शेष बचा हुआ ठोस भाग को स्नेहित होकर मल बन जाता है। मल बड़ी आंत के निचले भाग यानी मलाशय में पहुंचता है और मल द्वार के द्वारा वो बाहर निकलता है। देखिए, कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? इन संसाधन का अनिश्चित काल से उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा का साधारण जीवाश्म ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा की तुलना में पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, समुद्री लहरें, ज्वार ऊर्जा। ये सब नवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बात समझे? नवीकरण से नवा बना दें। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित रूप से स्रोत है, ठीक है ना। आगे, जो वातावरण में फोटान, छोटी प्रकाश तरंगे की पेटिकाएं के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करती हैं। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की हरे पौधे के साथ होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा पृथ्वी के जीवन का एक प्रमुख संवाहक के रूप में माना जाता है। अब दोस्तों, कल पढ़ाएंगे हम आपको ऑनलाइन। सुबह में आप जुड़िएगा, ठीक है, सुबह में आप जुड़िएगा। देखिए, विद्युत मोटर क्या है, एक बार इसे खत्म कर दें। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित होता है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रख करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अब देखिए, विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक चुंबक क्षेत्र होता है, एक आर्मेचर होता है, ठीक है, और इसका डायग्राम भी आपको दिखा देंगे। देखिए, प्रतिवर्ती धारा क्या होती है? प्रतिवर्ती जनित डायनामो। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है। यह तो मेन ही है। इसका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तन
होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यसद लेपन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनर्जी लाएगी मेरे अंदर। यसद लेपन एक धातु कर्मिक प्रक्रम है, मतलब यसद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे के ऊपर लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इसी प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वन संरक्षण माने पेड़ पौधों को बचाना है, वन संरक्षण कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों और वन्य जीवों के संरक्षण आवश्यक है। यदि इसमें गड़बड़ी की जाती है तो यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि यह मानव अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती है। हमें अपनी वर्तमान लापरवाही के कारण आने वाली पीढ़ियों को पीड़ित होने से बचाने के लिए जैव विविधता संरक्षण प्रथाओं को भी अभी लागू करना चाहिए। पहले संरक्षण परियोजना जैव विविधता के लिए भारत में बाघों की आबादी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, लेकिन आजकल समग्र रूप से जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न संरक्षण उपायों की अधिक गहन खोज हो रही है। सन 1980 और 1986 में वन्य जीव व अधिनियम में संशोधन संरक्षित प्रजातियों की सूची कीड़े मकोड़े, तितली, भृंग आदि शामिल हैं। देखिए, जब पूछेगा आपसे कि मनुष्य के वृक्क की संरचना बनाइए तो आप ऐसे ही बनाएंगे। बेचारी एक लड़की है, इस तरीके से बनाती है, उसका जितना बड़ापन बोले वो कम ही है, बहुत तेज है, ठीक ठाक है। वो बढ़ेगी तो आगे जरूर निकलेगी, ये आशीर्वाद है। अब देखिए, ये किडनी है, ये मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ये दाएं किडनी है। अब बाई किडनी कहाँ बनाई ले बाड़ी हो? हाँ, यहाँ है, ठीक है ना, ये है। इसका नाम प्यारे बच्चों, इसका नाम है, ये है मूत्रवाहिनी है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी है। तो मूत्रवाहिनी कितना हो गए? मूत्रवाहिनी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक यानी एक जोड़ी तो किडनी हो गया, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी हो गया, ठीक है। ये जो है ये मूत्राशय है। क्या है? मूत्राशय है। आगे चलिए, देखिए नेफ्रॉन के कार्य, ये छानने का काम करता है, पुनरावशोषण का काम करता है। देखिए, रुधिर बोमेन संपुट के अंदर कोशिका का एक गुच्छा होता है जो ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है, ब्लड को छानने का काम करता है। यह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, लवण जाल आदि को अत्यधिक मात्रा में छांटने का काम करता है। जैसे जैसे निस्यंदन नलिका में बहता जाता है, वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि जल विशेष रूप से वृक्काणु को घेरती हुई रुधिर कोशिकाओं के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं और पानी की कितनी मात्रा का पुनः अवशोषण हो जाता है। देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, ये बात समझ में। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे 2-3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के तब जाना। ये कह रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के मध्य एकल बंध, जब कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे C2H4, C2H2 आदि। देखिए, जब बोलेगा आपसे स्टोमेटा का, जब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बोलेगा बनाने के लिए, तो यही स्ट्रक्चर है।